नमस्कार दोस्तों। पंडित नेहरू की श्रृंखला में हमने अलग अलग विषयों पर बात की। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। आज उन्हें इस संसार से विदा हुए 60 साल हो गए हैं। 1964 से 2024। तो आज 60 साल बाद हम उन्हें कैसे याद करें? उन्हें याद करने का एक तरीका तो ये है कि हम याद करें कि पंडित नेहरू वो शख्स थे जो आज़ादी की लड़ाई में 10 साल तक जेल में रहे। पंडित नेहरू वो शख्सियत थे जिन्होंने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी और तिरंगा फहराया था। पंडित नेहरू वह शख्स थे जो देश की सब विचारधाराओं के बीच एक समानता लाने की कोशिश करते थे। पंडित नेहरू वो शख्स थे जो प्रधानमंत्री तो 1947 में बने, मगर 1936 और 37 में उनकी लोकप्रियता इस चरम पर थी कि उन्हें अपने खिलाफ एक लेख लिखना पड़ा था और उसमें पंडित नेहरू ने कहा था कि नेहरू, तुम्हें सीजर नहीं बनना है। सीजर का मतलब एक ऐसा लोकप्रिय शासक जो जनता के प्यार मोहब्बत से सत्ता में आता है उनके प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन फिर तानाशाह बन जाता है, राजा बन जाता है। नेहरू को रोक रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ये सब बातें नेहरू की हमें याद हैं। दूसरी बात आजादी के बाद की शुरू होती है। राष्ट्र निर्माता नेहरू। कितने शिक्षा संस्थान पंडित नेहरू के कार्यकाल में बने, कितने हेल्थ या स्वास्थ्य मेडिकल वाले संस्थान नेहरू जी के समय में बने। ऐसे बांधों की संख्या आप गिनते रह जाइए जो पंडित नेहरू ने अपने पहले 10 साल के कार्यकाल में ही बना के तैयार कर दिए। डिफेंस के क्षेत्र में क्या किया, रेल के क्षेत्र में क्या किया, वैक्सीन के क्षेत्र में क्या किया, कृषि के क्षेत्र में क्या किया, ये सब आप पढ़िए तो किताबों पर किताबें और दस्तावेज पर दस्तावेज मिलते चले जाएंगे। नेहरू का कृतित्व तो खत्म नहीं होगा। ये नेहरू हैं। और छोटी सी बात कहें तो 1947 में नेहरू प्रधानमंत्री बने और 1955 तक उन्होंने देश में इतने नए रकबे को खेतों के सिंचित कर दिया था जितनी सिंचाई उस जमाने में पूरे अमेरिका में नहीं हुआ करती थी। उनके कार्यकाल में भारत की शिक्षा की दर, साक्षरता की दर कई गुना बढ़ गई थी और हमारी जो औसत आयु है वो भी लगभग दुगनी से अधिक हो गई थी। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे हम नेहरू को नाप सकते हैं, लेकिन खुद नेहरू कहते थे कि मुझे इन पैरामीटर्स पर मत नापना। किसी के भी कामयाबी का पैरामीटर सिर्फ ये होना चाहिए कि उसने कितनी आंखों के आंसू पहुंचे और उसके पहुंचने के लिए कितने आंसू बचे। हम इसी पैरामीटर पर नेहरू को नापने की कोशिश करते हैं। इसकी सबसे बड़ी चीज है कि नेहरू जी ने इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र को मजबूत किया और नेहरू जी ने शुरू में ही ऐसे फैसले लिए जो 5000 साल से चली आ रही गैर बराबरी को खत्म करने वाले थे। एक महत्वपूर्ण फैसला जो नेहरू जी ने लिया वो जमींदारी उन्मूलन का था। अब तो हम सब वाकिफ भी नहीं हैं। आज तो जो व्यक्ति अपने खेत में हल चलाता है वो खेत का मालिक होता है, वो किसान होता है। लेकिन उस जमाने में तो किसान को लगान भी देनी पड़ती थी और खेत तो एक तरह से जमींदार के होते थे। नेहरू जी ने जमींदारी का उन्मूलन कर एक झटके में इस देश के करोड़ों किसानों को जमींदार का बेगार होने से अपने खेत का मालिक बना दिया। आप गौर से देखें तो सबसे बड़ी संख्या में कौन से लोग हैं जो खेती करते हैं? आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा खेतीहर जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आती हैं। तो आप देखें कि नेहरू जी ने एक बड़ा फैसला लिया जमींदारी खत्म करने का और ओबीसी वर्ग को हर वाहे से जमींदार बना दिया, जमीन का मालिक बना दिया।
ये किसानों के प्रति और मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग के प्रति नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान था, जिस एक फैसले ने आगे चल के भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया और नए भारत का निर्माण किया। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला पंडित नेहरू का यह था कि उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विधायिका में आरक्षण दिया। कहा जा सकता है कि आरक्षण पहले से थे, लेकिन उस समय सारे आरक्षण पुराने खत्म किए जा रहे थे, क्योंकि वो अल्पसंख्यक के आधार पर होते थे। उन्होंने अल्पसंख्यक का बेस बदला और उसकी जगह सामाजिक और शैक्षणिक को उसका आधार बनाया। इससे पहली बार अनुसूचित जाति का व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भारत में निर्द्वंद होकर सांसद, विधायक बन सकता था। और एक नई चीज नेहरू जी के जमाने में जोड़ी गई, वह था सरकारी नौकरी में आरक्षण। अंग्रेजों के समय तक विधायिका में तो आरक्षण था, लेकिन सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं था। नेहरू जी ने सरकारी नौकरी में आरक्षण देकर उन दलित वर्ग को एक इतना बड़ा अधिकार दिया जो कम से कम 2000 साल से इस बात की लड़ाई लड़ रहा था कि हमें मनुष्य तो मानो, आप हमें अस्पृश्य क्यों समझते हो, हमारे लिए अपने मंदिरों के दरवाजे क्यों नहीं खोलते, हमें अपने कुओं से पानी क्यों नहीं पीने देते हो। उस तबके को जो मनुष्य होने की लड़ाई लड़ रहा था, नेहरू जी ने आगे आकर न सिर्फ अपने समकक्ष माना, भारत का समान नागरिक माना, बल्कि उन्हें प्रशासन में, शासन में, विधायिका में बराबरी का अधिकार दिया। यही अधिकार आज धीरे धीरे एक सामाजिक समानता और गैर बराबरी समाप्त करने में मील का पत्थर साबित हुआ। नेहरू जी ने तीसरी चीज ये की कि वो जानते थे कि व्यक्तियों के जो आभा मंडल होता है उसके पास तो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो महान व्यक्ति संसार से चले जाते हैं तो वही बातें बहुत कमजोर हो जाती हैं और ताना बाना बिखर जाता है। लोकतंत्र भी कोई मुकम्मल चीज नहीं है, आजादी भी कोई मुकम्मल चीज नहीं है। इसलिए नेहरू जी ने संस्थाओं का एक ताना बाना तैयार किया जो कि लोकतंत्र को मजबूत करे। चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक, स्वतंत्र न्यायालय और भारत के महालेखा परीक्षक, इस तरह की बहुत सी स्वतंत्र संस्थाएं उन्होंने बनाई। पुलिस अलग होगी, अर्धसैनिक बल अलग होंगे, सेना अलग होगी, तीनों के कार्य कहां कहां होंगे, ये सब इंतजाम नेहरू ने बड़ी शिफत से किए। उनके पास असल में अनुभव था कि जिस 20वीं शताब्दी में वो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उन्होंने देखा था कि जर्मनी में किस तरह से लोकप्रिय सरकार एक तानाशाह में बदल जाती है और राष्ट्रवाद दूसरों पर, दूसरे धर्म पर, दूसरी नस्ल पर कब्जा करने का, उनका दमन करने का औजार बन जाता है। और अलग अलग देशों में फैलने वाला यह कथित राष्ट्रवाद विश्व युद्धों को कैसे जन्म देता है। तो इन चीजों को कोई चीज रोक सकती है तो वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सत्ता का इतना विकेंद्रीकरण कर दो कि कोई एक अकेला आदमी तानाशाह बन ना सके। इसीलिए भारत के संविधान में सिर्फ लोकसभा नहीं रखी गई, लोकसभा के साथ राज्यसभा भी रखी गई और उनके ऊपर राष्ट्रपति भी रखा गया। इन पर कमान कंट्रोल करने के लिए, चेक बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अलग किस्म के पावर दिए गए, लेकिन सबको ऐसे ऐसे पावर दिए गए कि वो अपनी हद में उनका इस्तेमाल कर सकें, दूसरी जगह ओवरलैप नहीं कर सकें। नेहरू की संस्थान बनाने की इस नीति का ही परिणाम है कि उनकी मृत्यु के 60 साल बाद जो लोग हिंदुस्तान में तानाशाही लाने की कोशिश पिछले 10 साल से कर रहे हैं, वो तानाशाही ला नहीं पा रहे हैं। वो लोकसभा पे काबिज होते हैं तो राज्यसभा उनके रास्ते में आ जाती है, वो राज्यसभा पर काबिज होते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की चुनौती का सामना करना पड़ता है। वो राष्ट्रपति को अगर कहीं से ओवरटेक करते हैं तो राज्यों में सरकारें पलट जाती हैं। वो राज्यों की सरकारें मैनेज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल करने लगता है। वो सुप्रीम कोर्ट से बच बचा के निकलते हैं तो जनता उनसे पूछने लगती है। कभी सीएजी उनके रास्ते में आ जाता है, कभी आरबीआई उनसे सवाल कर लेता है। तो ये जो अलग अलग जगहों से विकेंद्रीकरण सत्ता का किया और लोकतंत्र की स्थापना की, ये पंडित नेहरू का बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ी दृष्टि थी जिसने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। इसीलिए इस बात के लिए
उन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। नेहरू जी ने और एक चीज पर बहुत जबरदस्त जोर दिया, वो था साइंटिफिक टेम्परामेंट। जितनी यूनिवर्सिटियां उन्होंने बनाई और जिस स्तर की बनाई, जो संस्थान उन्होंने खोले, उनको सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने तब जो बना दिया वो आज भी नंबर 1 है। इंजीनियरिंग में IIT आज नंबर 1 है, मेडिकल में एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आज भी नंबर 1 है, इसरो आज भी नंबर 1 है। ये सब चीजें और लोगों ने बनाई, मगर उनसे ऊपर का संस्थान नहीं बना सके, क्योंकि उनसे ऊपर की दृष्टि किसी के अंदर नहीं थी। ये नेहरू की बात है। इन बातों के लिए नेहरू जी को हम याद करते हैं। और आज चूंकि उनकी इस दुनिया से विदाई का दिन है, आज उनकी पुण्यतिथि है, तो एक छोटे से झूठ से भी पर्दाफाश करते चलें। आपने अक्सर व्हाट्सएप पे वो बातें सुनी होंगी कि नेहरू इस बीमारी से या उस बीमारी से पीड़ित हो गए थे और उसमें बहुत मसाला लगा लगा के इस तरह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि नेहरू जी अपनी मृत्यु से एक रात पहले ही शिमला चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आए थे। रात में उन्होंने अच्छी तरह से भोजन किया, जाके उन्होंने विश्राम किया। सुबह उन्हें हार्ट अटैक आता है और दोपहर में उनकी मृत्यु होती है। वो अपनी मृत्यु से एक दिन पहले तक सामान्य कामकाज कर रहे थे। हाँ, वृद्धावन, उनकी उम्र करीब 74 वर्ष की हो गई थी। तो इस उम्र में जो तकलीफें किसी भी व्यक्ति को हों, और खासकर उस व्यक्ति को जिसके 10 साल तो सिर्फ जेल में कटे हों और जवानी के 30 साल अंग्रेजों से लड़ने में कटे हों, जिसने अपनी माँ को सड़कों पर लाठियां खाते हुए देखा हो, जिसने ये देखा हो कि मेरे पिता आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए, जिसने ये देखा हो कि वो खुद जेल में बंद है, उसकी पत्नी जेल में बंद है, उसके बेटी दामाद जेल में बंद हैं, तो जिसका पूरा जीवन कारावास की एक कहानी हो, उसके स्वास्थ्य पर क्या असर नहीं पड़े होंगे, ये हम समझ सकते हैं। तो नेहरू शान से जिए और शान से गए, इसलिए उनके बारे में झूठी भ्रांतियों में पड़ने की जरूरत नहीं है। नेहरू क्या थे, इसके लिए सिर्फ आप अटल बिहारी वाजपेयी का 29 जनवरी 1964 का वह भाषण सुन लीजिए जो उन्होंने संसद में दिया था। उन्होंने पंडित नेहरू की तुलना भगवान राम से की थी। और जो लोग विदेश नीति पर प्रश्न उठाते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी को सुने। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि 1964 का जब युद्ध चीन ने हमारे ऊपर छिड़ दिया, तब कई लोगों ने कहा कि हमें पाकिस्तान से कोई समझौता कर लेना चाहिए, और समझौता कश्मीर को लेकर कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान भी युद्ध छेड़ दे। तो नेहरू जी ने कहा कि हम कश्मीर पर किसी तरह से घुटने नहीं टेक सकते। अगर हमें लड़ना पड़ेगा तो हम दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हम मुकाबला करेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं कर सकता। ये नेहरू के तेवर थे जो उनकी जवानी से लेकर उनकी अंतिम सांस तक बने रहे। ऐसे महान नेता को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।